हेलो दोस्तों, नमस्कार। सोशियोलॉजी पाठशाला यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे हम आप लोगों को समाज शास्त्र विषय वस्तु को पढ़ाते हैं। यूपी हायर एजुकेशन के एग्ज़ाम 18 अप्रैल को लगे हुए हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं हम उनको सॉल्व कर रहे हैं। तो ये इससे पहले हम लोगों ने 2022 का जो पेपर है उसको दो पार्ट को हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। तो 2022 का जो पेपर था जिसे धांधली की वजह से कैंसिल कर दिया गया है और कर दिया गया था, ये 16 तारीख को पिछले साल 2025 में कराया गया था। इसको कैंसिल कर दिया गया था। उस पेपर को हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। 20 प्रश्नों के 2 सेट हमने सॉल्व कर लिए हैं। ये तीसरा सेट है। आज हम लोग कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, इसमें हम जो आयोग के आंसर हैं उसके आंसर पे चर्चा करेंगे, साथ साथ उसका विश्लेषण भी करते चलेंगे, क्योंकि होता क्या है कि उससे जुड़े हुए क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं आयोग द्वारा। तो रिपीट न करें, लेकिन उससे जुड़े हुए क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। तो आइए देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न क्या है, जो कि हमने बता दिया कि अभी तक 20 प्रश्नों के 2 सेट हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो इस वजह से ये क्वेश्चन 41 से शुरू हुआ है। अब प्रश्न है, किसने माना कि ऐसी स्थितियां जिन्हें वास्तविक रूप में परिभाषित किया गया है वे अपने परिणामों में वास्तविक हैं? W.I. थॉमस तथा D. थॉमस, मैकआवर एवं पेस, डेविस तथा मूर, हार्टन एवं हान। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये नया कोटेशन है। एक पुस्तक आई थी, द चाइल्ड इन अमेरिका, बिहेवियर प्रॉब्लम्स एंड प्रोग्राम्स। ये पुस्तक जो है W.I. थॉमस तथा D. थॉमस की है, और इसी पुस्तक में उन्होंने बताया था, इसमें एक प्रमेय दिया जाता है जिसे थॉमस प्रमेय के नाम से जाना जाता है। ये होता क्या है, इसमें सीधा सीधा कहते हैं कि यदि मनुष्य की स्थिति को वास्तविक मानता है, यानी मनुष्य अपनी स्थिति को वास्तविक मानता है, वही परिणाम में निकल के आता है। इस प्रकार की बात जो है थॉमस महोदय ने किया है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। आइए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में किस वर्ष बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम पारित किया गया था? बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम कब पारित हुआ था? कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि पहले मजदूरी को कुछ धन दे करके आजीवन के लिए या बहुत लंबे समय के लिए उन्हें बंधुआ रखा जाता था, यानी मजदूरी फ्री में कराई जाती थी। उसके बदले में पहले ही कुछ पैसे दे करके खरीद लिए जाते थे। तो इस प्रकार के मज़दूरों को बंधुआ मज़दूर कहा जाता है। तो इससे सरकार ने मुक्ति दिलाई कि अब आप बंधुआ मज़दूर नहीं रख सकते हैं, उससे आप मज़दूरी कराएंगे तो उसी दिन आपको या कुछ दिनों बाद आपको वेतन देना होगा। अगर मज़दूर की मर्ज़ी होगी तो आपके यहाँ काम करेगा, नहीं मर्ज़ी है तो आपके यहाँ काम नहीं करेगा। यह नियम आया था 1976 ईस्वी में। और इसमें बाकी दिए हुए सनों पे चर्चा करें दोस्तों, तो 1962 में कोई नहीं, 61 में एक अधिनियम आया था जिसे दहेज निरोधक अधिनियम कहा जाता है। 61 में आया था, फिर उसमें पुनः संशोधन किया गया था 1986 ईस्वी में। यह भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। उसके बाद सबसे लेटेस्ट क्वेश्चन दहेज निरोधक अधिनियम में 2006 में किया गया है। तो यह भी क्वेश्चन, तीनों क्वेश्चन पूछे गए हैं दोस्तों, जिसको भी ध्यान रखिएगा। यदि हम 1972 की बात करें तो इस साल हमारे यहाँ जो है टाइगर रिजर्व की बात की गई थी, मतलब वाइल्ड टाइगर को सेव करने के लिए उनके संरक्षण की बात की गई थी। और हमारे यहाँ वन्य जीव पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता में प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, किसने कहा? यह शोध से संबंधित प्रश्न है दोस्तों। वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है, इसे किसने कहा है, ये पूछा है। विकल्प में है W. ग्रीन,
एकॉफ, लुंडवर्क या मैकाइवर पेस। तो यह कोटेशन जो है A.W. ग्रीन की है, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं दोस्तों। पियरे बोर्दियो ने किस पहलू के समाजशास्त्री विश्लेषण द्वारा हैबिट्स की अवधारणा को विकसित किया? तो ये पहले प्रश्न से ही समझ लीजिए दोस्तों कि पियरे बोर्दियो महोदय द्वारा हैबिट्स की अवधारणा दी गई थी। तो कभी कभी तो यही प्रश्न पूछ जाता है कि हैबिट्स की अवधारणा किसने दी थी, तो पियरे बोर्दियो। और पूछ रहा है कि कौन सी अवधारणा को विकसित करते समय कौन सा विश्लेषण उन्होंने प्रस्तुत किया था। विकल्प में है एशिया के खाने की आदतों द्वारा, रेड इंडियंस में विवाह प्रणाली द्वारा, कबायली समाज में उपहार विनिमय द्वारा, या इज़राइल में खेती के तरीके द्वारा। तो ये जान लीजिए दोस्तों, आदिम समाजों में समाज का जो विनिमय का सिद्धांत पाया जाता था, उसी का उदाहरण के रूप में इन्होंने पियरे बोर्दियो महोदय ने उपयोग किया हुआ है विश्लेषण में। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। पियरे बोर्दियो से बार बार प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा। एक इन्होंने सांस्कृतिक पूंजी की बात किया है, सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की बात किया हुआ है। तो ये दो अवधारणाएं तो बार बार पूछी जाती हैं। एक हैबिट्स का हो ही गया आप लोगों के सामने। एक चीज़ और इनकी पूछी जाती है, इन्होंने प्रैक्टिस की अवधारणा को भी दिया हुआ है। प्रैक्टिस की अवधारणा, सांस्कृतिक पूंजी की अवधारणा, सांस्कृतिक पुनरुत्पाद की अवधारणा, हैबिट्स की अवधारणा आदि अवधारणाएं जो है पियरे बोर्दियो महोदय द्वारा दी गई हैं, और यह सभी परीक्षाओं में पूछी हुई दोस्तों। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। शैक्षणिक मनोवैज्ञानिकों द्वारा कक्षा के व्यवहार की रिकॉर्डिंग को निम्नलिखित में से किस प्रकार के वर्गीकरण किया जाता है। यानी कहने का मतलब है, एक शोधार्थी, मनोवैज्ञानिक शोधार्थी है जो बच्चों को पढ़ाते समय कक्षा का रिकॉर्डिंग कर रहा है, या शोधार्थी जो है कक्षा की रिकॉर्डिंग कर रहा है, वो क्या कहा जाएगा? ये निर्जातीय अवलोकन कहा जाएगा? तो बिल्कुल नहीं दोस्तों, निर्जातीय का हम चूँकि यह निर्जातियों का अध्ययन नहीं, विद्यार्थियों के कक्षा के विद्यार्थियों का अध्ययन किया जा रहा है, तो निर्जातीय अवलोकन तो बिल्कुल नहीं होगा। गैर विश्वसनीय अवलोकन, तो ये भी नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह अवलोकन हमने जो भी शोधार्थी है वो सामने देख करके पूरी जांच परख करके कर रहा है, तो ये गैर विश्वसनीय अवलोकन तो हो ही नहीं सकता। तीसरा अब बचा है गैर संरचित अवलोकन और संरचित अवलोकन। तो इसमें ध्यान रखिएगा, यह व्यक्ति जो शोध करने वाला व्यक्ति है पूरी तरीके से जानबूझ करके संरचित तरीके से अवलोकन कर रहा है, तो यह हो जाएगा आपका संरचित अवलोकन के अंतर्गत आएगा। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 46वां प्रश्न है, द्विव्यवस्था नारीवादी सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है ड्यूअल सिस्टम फेमिनिस्ट, द्विव्यवस्था नारीवाद सिद्धांत किससे संबंधित है? उग्रवादी मार्क्सवादी नारीवादी सिद्धांत, या मार्क्सवादी शास्त्रीय स्त्रीवादी सिद्धांत, उदारवादी उग्रवादी नारीवादी सिद्धांत, या मार्क्सवादी उग्रवादी? तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, मार्क्सवादी और उग्रवादी नारीवादी सिद्धांत दोनों मिलती जुलती दोहराए। इसमें भी उग्र की बात हो रही है, मार्क्सवादी भी उग्र की बात करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से सत्ता परिवर्तन की बात करेंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था द्विव्यवस्था नारीवाद सिद्धांत के अंतर्गत आएगा। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, सही हो जाएगा। क्षमा चाहते हैं दोस्तों, एक फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से व्यवधान उत्पन्न हुआ। फिर आते हैं, आज का 47वां प्रश्न है दोस्तों। नीचे अभिकथन दिया गया है, उसके बाद में तर्क दिया हो गया है, पूछा गया है कि कौन सा विकल्प सही होगा, तो आप लोग को बताना है। ध्यान रखिएगा, ये दिया हुआ है कि पंजाब में हरित क्रांति के कारण कई पारिस्थितिक समस्याएं उत्पन्न हुई हैं। तो यह सही है कि पंजाब में हरित क्रांति की वजह से पैदावार की तो बढ़ा है, किंतु कई प्रकार की पारिस्थितिक समस्याएं आए हैं, जैसे कीटनाशकों का प्रयोग से
जल का अत्यधिक दोहन की वजह से और साथ साथ उर्वरकों के प्रयोग से तो खेत की पैदावार भी, मिट्टी की जो क्षमता है वो कम हो रही है, वाटर लेवल गिरता जा रहा है और तमाम तरीके की पर्यावरण जैसी समस्याएं आ रही हैं। तो ये तो कथन बिल्कुल सही है। पूछा है तर्क क्या है, अधिक उत्पादन के लिए मिट्टी, भूमिगत जल का अधिक दोहन और कीटनाशक, रासायनिक खाद। देखिए दोस्तों, अभी मैं यहाँ पर ऊपर बता भी रहा था, नीचे वही व्याख्या भी दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये भी सही है और व्याख्या भी है। तो इस प्रकार से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है। ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर चलते हैं दोस्तों, वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति। नया क्वेश्चन है दोस्तों, वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव कल्चर के मध्य निम्नलिखित में से किसने भेद किया है। तो अकबर नवनीकाफ, इन्होंने तो भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की अवधारणा है दोस्तों, तो ये तो है नहीं। रुथ फुल्टन बेनेडिक्ट, इन्होंने सांस्कृतिक प्रतिमान की अवधारणा दिया है। राल्फ लिंटन, ये संस्कृति से संबंधित इस प्रकार की कोई अवधारणा नहीं देते हैं। तो यह हो जाएगा हमारे जॉर्ज सीमिल महोदय द्वारा वैयक्तिक संस्कृति और वस्तुनिष्ठ संस्कृति की बात की गई है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, जॉर्ज सीमिल से प्रत्येक पेपरों में 1-2 प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों, तो आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न तो ये आप लोग नोट कर लीजिए दोस्तों कि इन्होंने समूह का विभाजन जो है आकार के आधार पे किया हुआ है और 3 प्रकार के सामाजिक समूहों की चर्चा किया हुआ है। एक है एकल, दूसरा है द्विक और तीसरा है त्रिक। तो ये ध्यान रखिएगा, एकल, द्विक और त्रिक में समूह का विभाजन जॉर्ज सीमिल महोदय ने किया है। एक तो ये आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है। दूसरे ध्यान रखिएगा दोस्तों, यह स्वरूपात्मक संप्रदाय से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। इन्होंने एक पुस्तक लिखा है द फिलॉसफी ऑफ मनी और इसमें उन्होंने प्रभु प्रकाश की बात किया हुआ है और मुद्रा और शहर की चर्चा किया हुआ है। साथ ही साथ इन्होंने त्रासदी की संस्कृति की अवधारणा दिया है। तो आदि प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, पुस्तक है द न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है, ये पूछा हुआ है दोस्तों। न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड के लेखक कौन है, इमाइल दुर्खीम, क्रेग कैलहून, एंथोनी गिडेंस या जेबी थॉमसन। तो ध्यान रखिएगा, एक पुस्तक जो है इमाइल दुर्खीम की है, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड। रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है, जिसमें इन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा दिया हुआ है। दूसरी पुस्तक जो पूछ रहा है न्यू रूल्स सोशियोलॉजिकल मेथड, ये एंथोनी गिडेंस महोदय की पुस्तक है, जिसमें उन्होंने समाज शास्त्र की मूलभूत सिद्धांतों की बात किए हुए हैं एंथोनी गिडेंस महोदय ने। तो न्यू रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है एंथोनी गिडेंस की, रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड जो है ये इमाइल दुर्खीम की पुस्तक है। अगले प्रश्न पे आते हैं। 50वां प्रश्न है, एक वैज्ञानिक अनुसंधान में प्रारंभिक सामान्यीकरण किसकी वैधता की परीक्षा अभी बाकी है, उसे कहा जाता है। ध्यान रखिएगा कि वैज्ञानिक अनुसंधान का क्या है, प्रारंभ करने से पहले जो सामान्यीकरण, ये हम निष्कर्ष निकालते हैं कि यह घटना इस वजह से घटित हुई होगी। एक कल्पना जो हम बनाते हैं यह होती है, क्या होती है इसकी, जिसकी वैधता की जांच करनी अभी बाकी है, उसे क्या कहा जाता है। तो कल्पनात्मक विचार तो बिल्कुल नहीं होगा दोस्तों, क्योंकि यह हमारे मस्तिष्क की उपज होती है। ये जो है वास्तविकता से इसे बहुत कुछ लेना देना नहीं होता है। निदर्शन का कहने का तात्पर्य यह होता है, यह भी नहीं होगा क्योंकि यह हम जिस जनसंख्या का अध्ययन कर रहे हैं उसमें से हम
कुछ व्यक्तियों का जो चुनाव करते हैं अध्ययन के लिए, उसे हम निदर्शन के नाम से जानते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उपकल्पना होगा दोस्तों, क्योंकि यह एक ऐसा कथन होता है जो शोध से संबंधित होता है और इसकी परीक्षण जो है शोध में आंकड़ों के आधार पर विश्लेषण करके जांच की जाती है कि यह सही होगा या गलत होगा। तो इस प्रकार से सी विकल्प क्या हो जाएगा, हमारा सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में आते हैं, अपराध में चिन्हीकरण परिप्रेक्ष्य लेबलिंग थ्योरी या पर्सपेक्टिव की बात कौन करता है, ये पूछा हुआ है। तो इसको तो बहुत ईजी प्रश्न है, कई बार आप लोगों के सामने आया होगा दोस्तों। हार्वर्ड बेकर महोदय द्वारा लेबलिंग थ्योरी दिया गया है। चिन्हीकरण का सिद्धांत इसे कहते हैं दोस्तों। चिन्हीकरण का सिद्धांत मतलब कि समाज द्वारा किसी व्यक्ति पे जब लांछन लगा दिया जाता है तब उसे हम क्या कहते हैं, लेबलिंग। वह उस प्रकार के व्यवहारों को करने भी लगता है तो इसे कहा जाता है लेबलिंग थ्योरी या लेबलिंग सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। तो ये विकल्प सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। 52वां प्रश्न है, अपने परिवर्तन के सिद्धांत में सोरोकिन ने समाज के किन अवस्थाओं की चर्चा नहीं की है। ये पूछा है कि सामाजिक परिवर्तन के संदर्भ में सोरोकिन महोदय द्वारा कुछ अवधारणाओं का कुछ प्रयोग किया गया है। इन्होंने संस्कृति के 3 भागों की चर्चा किया हुआ है। पूछ रहे हैं कि कौन सा उसमें जो है इन्होंने प्रयोग नहीं किया हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं। तो उन्होंने जो है पेट्रिम सोरोकिन महोदय ने आइडिनेशनल यानी कल्पनात्मक संस्कृति की बात किया है और उसके बाद सनसेट और आइडियलिस्टिक संस्कृति की बात किया है। सुव्यवस्थित संस्कृति की बात नहीं किया हुआ है। ये ध्यान रखिए, सुव्यवस्थित संस्कृति की चर्चा जो है सोरोकिन महोदय द्वारा नहीं की गई है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ से सोरोकिन से बहुत ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। पहली चीज़, इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक सिद्धांत दिया हुआ है। तो ये परिवर्तन जो है, ये सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्धांत जो है पेट्रिम सोरोकिन के नाम से जाना जाता है। इन्होंने घड़ी की पेंडुलम की तरह इन्होंने संस्कृतियों का उल्लेख किया हुआ है। जैसे ये यहाँ से शुरू होकर के फिर यहाँ पे पहुँचती हैं। एक संस्कृति यहाँ शुरू होती है, दूसरी पॉइंट पे पहुँचती है और फिर इस जगह पे पहुँच जाती है। तो इसलिए इसे पेंडुलम का सिद्धांत कहा जाता है। इन्होंने सीमा निर्धारित कर दी है कि यहाँ इसी बिंदु से प्रारंभ होकर संस्कृति लेटेस्ट इस बिंदु तक पहुँचती है, यानी वह कल्पनात्मक से होते हुए आदर्शात्मक से होते हुए इंद्रिय तक पहुँचती है, फिर वहाँ से वापस हो जाती है। तो इसलिए इसे सीमाओं का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसी को इन्होंने संदर्भ बिंदु का सिद्धांत भी कहा हुआ है। तो इस प्रकार से बी विकल्प क्या हो जाएगा, इसमें सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित में से किसने भारत और मेक्सिको की कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो मेक्सिको का अध्ययन किन विद्वानों ने किया है, तो आप पहले तो ये जान लीजिए कि आंद्रे बेते महोदय ने भी मेक्सिको का अध्ययन नहीं किया है, नॉरबैक महोदय ने भी नहीं किया है। मेक्सिको का अध्ययन जो है ऑस्कर लेविस महोदय ने किया है और रॉबर्ट रेडफील्ड महोदय ने किया है। तो अब तो 2 ही विकल्प बचे। ध्यान रखिएगा दोस्तों, कृषक संस्कृतियों का तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है, तो यह हमारे भारतीय समाजशास्त्री ऑस्कर लेविस द्वारा किया गया है। तो सी विकल्प सही हो जाएगा। यदि इसमें परंपराओं की बात होती कि लघु परंपरा और बृहद परंपरा की तुलनात्मक अध्ययन किसने किया है, तो रॉबर्ट रेडफील्ड हो जाते। तो इस प्रकार से भारतीय समाज और मेक्सिको के कृषक समाजों का तुलनात्मक अध्ययन जो है ऑस्कर लेविस महोदय ने किया है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसने अपने सैद्धांतिक ढांचे में विश्व व्यवस्था वर्ल्ड सिस्टम की अवधारणा का प्रयोग एक औपचारिक विश्लेषणात्मक इकाई के रूप में किया है। विश्व व्यवस्था सिद्धांत किसने दिया है, ये पूछा है दोस्तों। पार्सन, फर्नांड ब्रांडेल, कार्ल मार्क्स,
इमैनुअल वालरस्टीन। तो ध्यान रखिएगा, विश्व व्यवस्था सिद्धांत जो है इमैनुअल वालरस्टीन की है, तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा दोस्तों, डी विकल्प सही हो जाएगा। इमैनुअल वालरस्टीन से बात करें दोस्तों तो इनसे ढेर सारे प्रश्न बनते हैं। ये है अर्बन क्वेश्चन, इनकी एक पुस्तक है जिससे भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन्होंने इंफॉर्मेशन सिटी की चर्चा किया हुआ है, तो आज प्रश्नों को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। स्तरीकरण व्यवस्था में लॉयड वार्नर द्वारा यांकी सिटी अध्ययन। तो यांकी सिटी का अध्ययन किसने किया है, तो लॉयड वार्नर महोदय द्वारा किया गया है। ये पूछा है कि इन्होंने किस अधिगम का उपयोग किया है। तो कभी कभी ये भी पूछ दिया जाता है कि लॉयड वार्नर ने यांकी सिटी का किस अधिगम से प्रयोग किया है। ये तो है आपका प्रतिष्ठात्मक उपागम से इन्होंने जो है इसका प्रयोग किया हुआ है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, प्रतिष्ठा मूलक उपागम का प्रयोग कर इन्होंने यांकी सिटी का अध्ययन किया है। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। एक सर्वेक्षण में विश्लेषण की अनुसंधान इकाइयों को घरों, जातियों, शहरों, यहाँ तक कि समाजों के रूप में लिया जा सकता है। तो विश्लेषण की इस इकाई को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ है कि जब शोधकर्ता शोध की किसी एक इकाई का चुनाव करता है तो उसे क्या कहा जाता है। तत्व कहा जाता है, संपूर्णता कहा जाता है, संपूर्णता कहा जाता है, नमूना या जनसंख्या। तो जो इकाई का हम चुनाव करते हैं उसे हम एलिमेंट्स या तत्व के नाम से जानते हैं। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। नमूना तो वह होता है जिस हम उनकी उसमें जो निवास कर रही जनसंख्या होती है उसका हम चुनाव करते हैं, और जो मेथड्स का हम उपयोग करते हुए कुछ व्यक्तियों का जो चुनाव करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, निदर्शन के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 3 आंदोलनों के मामलों की जांच अपने कार्य द पावर ऑफ आइडेंटिटी पुस्तक है, 1977 में ये पुस्तक आई थी, जिसमें असमान मुद्दे एवं उद्देश्य थे का अध्ययन किया हुआ। ये पुस्तक पूछ रहे हैं कि द पावर ऑफ आइडेंटिटी पुस्तक किसकी है, जिसमें 3 आंदोलनों का उसमें विश्लेषण किया गया है। मैनुअल कास्टल, अल्बर्टो मैलिउसी, हर्बर्ट ब्लूमर, या फिर क्या है, क्रेग काल्हन। किसकी पुस्तक है दोस्तों, आप लोग भी इसको गेस कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये पुस्तक जो है द पावर ऑफ आइडेंटिटी जो है मैनुअल कास्टेल की है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। जाति की परिभाषा में बोगल ने किस प्रवृत्ति पर बल नहीं दिया है, ये ध्यान रखिएगा। बोगल महोदय ने जाति की परिभाषा दिया हुआ है और उसमें उन्होंने किस पे चर्चा नहीं किया हुआ है, ये पूछा है। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जो है जाति में पदानुक्रम की बात किया है। लगभग सभी विद्वानों ने जो भी जाति की चर्चा करते हैं वो बताते हैं कि जाति में पदानुक्रम पाया जाता है। और साथ साथ बोगल महोदय ने कहा कि एक जाति का दूसरी जाति के साथ क्या होता है, प्रतिकर्षण भी देखने को मिलता है और वंशानुगत विशेषताएं भी देखने को मिलती हैं। शोषण की चर्चा जो है बोगल महोदय ने नहीं किया है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन हो सकता है दोस्तों ने, बहुत से विद्वानों ने जाति में जातियाँ एक दूसरी जातियों का शोषण करती हैं ऐसा माना जाता है, किंतु बोगल महोदय ने अपने अध्ययन में इसको नहीं माना है, इसलिए डी विकल्प ही क्या होगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। आधुनिकता को परिभाषित करने के लिए एंथनी गिडेंस ने मूल संस्था की बात नहीं की थी।
तो आधुनिकता के विश्लेषण के लिए एंथनी गिडिंस महोदय द्वारा 4 प्रकार की मूल संस्थाओं की चर्चा की गई है। इसमें से किसकी इसमें चर्चा नहीं की है ये पूछा हुआ है। इन्होंने सैन्य शक्ति की चर्चा किया हुआ है, उद्योगवाद की बात किया है, पूंजीवाद की बात किया है और साथ ही साथ इन्होंने राष्ट्र राज्य की चर्चा करते हैं। राष्ट्र राज्य की चर्चा करते हैं। समाजवाद की इन्होंने चर्चा नहीं किया हुआ है, तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एंथनी गिडिंस की 2-3 पुस्तकें बहुत अच्छी हैं दोस्तों, जैसा अभी एक पहले मैंने बताया। एक पुस्तक है न्यू रूल्स ऑफ सोशलॉजिकल मेथड। उसके बाद एंथनी गिडिंस की एक पुस्तक और है दोस्तों, ये इस पुस्तक में क्या कॉन्सिक्वेंस ऑफ मॉडर्निटी। तो ये सब पुस्तकें जो है बार बार पूछी जाती हैं, जिसको आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। लिंग की भूमिका के संदर्भ में ह्यूमन बायोग्रामर, नया शब्द है दोस्तों, ह्यूमन बायोग्रामर। मैं पहली बार इस अवधारणा को पढ़ रहा हूँ दोस्तों। का प्रयोग किसने किया है ये पूछा हुआ है। तो ह्यूमन बायोग्रामर, और इसमें सभी विद्वान भी नए ही दिए हुए हैं दोस्तों। जॉन बाउले एवं लिंगटिस, लियोन टाइगर एवं रॉबिन फॉक्स, ब्रूनो बैटिलहीम या एन ओक्ले एवं डब्लू हार्ट। तो ध्यान रखिएगा, यह जो है ह्यूमन बायोग्रामर जो है लियोन टाइगर एवं रॉबिन फॉक्स की है। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, संघर्ष सिद्धांत मुख्य रूप में किस पर ध्यान केंद्रित करता है। यानी कि संघर्ष सिद्धांतवादी विचारकों ने किस पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया हुआ है। सामाजिक अस्तित्व, तो संघर्षवादियों ने समाज की अस्तित्व की चर्चा नहीं करते हैं, अस्थायित्व की बात नहीं करते हैं। ये संघर्ष की चर्चा करते हैं, तो अस्थायित्व तो होगा ही नहीं दोस्तों। सामूहिक चेतना की बात तो करते हैं, पर हर समाज में ये सामूहिक चेतना की बात नहीं करते हैं। प्रकारात्मक सामंजस्य तो बिल्कुल नहीं, संघर्षवादी जो है सामंजस्य की बात ही नहीं करते हैं। और सामूहिक चेतना की चर्चा तो करते हैं, लेकिन प्रत्येक समाजों में नहीं करते हैं। ये वर्ग संघर्ष प्रत्येक समाजों में देखने को मिलता है, ऐसा संघर्षवादियों का कहना है। चाहे कोई भी समाज रहा है, कार्ल मार्क्स ने प्राचीन समाज, पूंजीवादी समाज और तमाम तरीके कृषक समाज, जो भी समाज इन्होंने 4 प्रकार के समाजों की बात किया है, उसमें सब में इन्होंने बताया कि वर्ग संघर्ष देखने को मिलता है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 62 प्रश्न है, अपराध सभी सभ्य समाज का अभिन्न अंग है, निम्न में से यह मत किसने दिया है। तो सभी समाजों में अपराध पाया जाता है, यह एक तरीके से ये कोटेशन कहना चाहें, ये किसका है। तो एक ही विद्वान है, इमाइल दुर्खिम महोदय। इन्होंने कहा कि सभी समाजों में अपराध अनिवार्य रूप से पाया जाता है। यदि अपराध नहीं होंगे तो समाज में सुधार की संभावनाएं कम होंगी, कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था बिल्कुल नहीं स्थापित हो पाएगी। तो इस प्रकार से कानून व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए या उसे सुदृढ़ बनाने के लिए समाज में अपराध होते रहना चाहिए। जब अपराध नहीं होगा तो कानून ही नहीं बनेंगे। इस प्रकार की बात इमाइल दुर्खिम महोदय ने किया हुआ है। अगले प्रश्न पे आते हैं। नील जे स्मेल्सर को सामाजिक आंदोलन के किस सिद्धांत के साथ जोड़ा जाता है। नील जे स्मेल्सर एक समाजशास्त्री हैं, इन्होंने सामाजिक आंदोलन का अध्ययन किया हुआ है। और किस प्रकार से इन्होंने इसका अध्ययन किया हुआ है, किन उपगमों का प्रयोग करके इन्होंने अध्ययन किया है, ये पूछा है। तो संरचनात्मक तनाव, प्रतीकात्मक अस्वीकृति, संसाधन अभाव या प्रतीकात्मक राजनीति। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, नील जे स्मेल्सर महोदय ने संरचनात्मक तनाव के आधार पर जो है सामाजिक आंदोलनों का अध्ययन किया हुआ है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। भारतीय साइबर अपराध समन्वय के, ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि आजकल ये ज्वलंत मुद्दा है।
कि भारत में साइबर अपराध बढ़ते जा रहे हैं, तो इसके लिए भारत सरकार ने समन्वय केंद्र की स्थापना नई दिल्ली में किया हुआ है। यह केंद्र कब स्थापित किया गया है ये पूछा गया है। 2015 में, 2018, 2021 या 2000 में। तो यह जो है 2018 में जो है स्थापित किया गया था। तो बी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 64वां प्रश्न है, आधुनिकता को एक अधूरा प्रोजेक्ट के रूप में विश्लेषित किया है। यानी कि अभी आधुनिकता ही क्या है, अधूरा है। अभी पूरी तरीके से आधुनिकता आई ही नहीं है। अभी हम उत्तर आधुनिकता की तो चर्चा ही नहीं कर सकते, क्योंकि आधुनिकता ही अभी पूरी तरीके से नहीं आई है। ये किस विद्वान का कथन है? हैबरमास, जॉर्ज रिट्जर, जेमिन्सन या लियोटार्ड। तो यह जो है आधुनिकता एक अधूरा प्रोजेक्ट है, यह जो है हैबरमास का कथन है। तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 66 द फील्ड एंड मेथड ऑफ सोशियोलॉजी। यह पुस्तक है सामाजिक शोध से संबंधित, द फील्ड ऑफ मेथड इन सोशियोलॉजी। यह पुस्तक जो है 2012 में एकदम नई पुस्तक हो दोस्तों। ये पूछा हुआ है कि ये किसकी पुस्तक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। विकल्प में है लुंडबर्ग एवं हैट, वुल्फ एंड वुल्फ, कार्ल पियर्सन, एल बर्नार्ड एवं अन्य। तो यह पुस्तक जो है एल बर्नार्ड एवं अन्य की है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। किसने कहा कि मेगा सिटीज़ जहां वे स्थित होते हैं उन देशों के लिए चुंबक की तरह कार्य करते हैं? ध्यान रखिएगा, यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। इससे संबंधित मैं कुछ और फैक्ट्स आपको पहले बता देता हूं। यह भी सवाल पूछे जाते हैं। तो एक फैक्टर होता है प्रवासन के संदर्भ में पुल एवं पुश फैक्टर। पुल फैक्टर वह होता है जो हमको चुंबक की तरह खींचता है कि आप यहाँ पे आ जाइए, आपके सुविधा अनुसार यहाँ पे व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं, यानी शिक्षा व्यवस्था, रोजगार के संसाधन, व्यवहार, रहन सहन के तौर तरीके अच्छे हैं, आप यहाँ आ जाइए। एक होता है पुश फैक्टर, जो हमको धक्का देता है कि आप यहाँ से क्या है निकल जाइए, यहाँ पे आपके लायक व्यवस्थाएं नहीं हैं, यानी रोज़गार के संसाधन नहीं हैं, शिक्षा की अच्छी व्यवस्था नहीं है। जैसे गांव में शिक्षा की व्यवस्था और रोज़गार के संसाधन कब उपलब्ध हैं, रहन सहन के अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं, तो गांव हमको क्या करता है, पुश कर रहा है कि आप यहाँ से क्या है माइग्रेट हो जाइए, प्रवास कर जाइए दूसरी जगह से। और शहर हमको क्या कर रहे हैं, पुल कर रहे हैं, खींच रहे हैं कि हमारे पास आ जाइए, यहाँ पे रोज़गार के संसाधन, रहन सहन की अच्छी व्यवस्था है और शिक्षा की अच्छी व्यवस्था है। तो यहाँ पे तो यही कह रहे हैं कि सिटीज़ जहाँ पे मेगा सिटीज़ होती हैं, यहाँ पे रोज़गार के संसाधन होते हैं और शिक्षा की अच्छा व्यवस्था, रहन सहन, खान पीन के तरीके अच्छे होते हैं, तो आप वह चुंबक का काम करते हैं, यानी कि वो खींचते हैं, हमको पुल का काम करते हैं। ये किसने कहा हुआ है ये पूछ रहे हैं। विकल्प में है ससेकिया ससेन, माइकल सेवेज, मैनुअल कास्टेल्स या फिर डेविड हार्वे। तो ये जो है मैनुअल कास्टेल महोदय ने ये कहा है कि जो मेगा सिटीज़ होते हैं वो चुंबक की तरह काम करते हैं। तो सी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। 68 किसने द स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी, द स्कूलिंग ऑफ सोसाइटी यानी कि समाज में स्कूल होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह जो है बच्चों पे अनावश्यक दबाव रखते हैं और जो है माता पिता से धन का शोषण करते हैं और बच्चों पे अनावश्यक दबाव पड़ता है, जिससे बच्चों के मन में डर या भय का माहौल बना रहता है। तो इसलिए इन्होंने डी स्कूलिंग सोसाइटी का कॉन्सेप्ट देते हैं। ये कौन से विद्वान हैं, तो ये इनकी पुस्तक भी है डी स्कूलिंग सोसाइटी। किस विद्वान दिया है, विकल्प दिया है इवान इलिस, सी मूरे या पियरे बोर्डियो या जॉन मैक्लियोड। तो आप लोग जानते होंगे, कई बार पढ़ा होगा आप लोगों ने कि इवान इलिच महोदय द्वारा जो है
इसकी बात की गई है दोस्तों, तो ए विकल्प क्या हो जाएगा, इवान इलिच सही हो जाएगा दोस्तों। अगले प्रश्न पे चलते हैं 68। दोस्तों अभी तक वीडियो आप लोग लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दें, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर अभी फीमेल की चर्चा हुई थी, आ भी गए। समूहों को एक संयोजन, दो संयुक्त या त्रिक, मोनायड, डायड या त्रायड में वर्गीकरण का श्रेय किसको दिया जाता है। तो अभी मैंने बताया कि बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, फिर मेरे सामने आ गया ये प्रश्न। तो ये जो है जॉर्ज सीमेल का कथन है। तो सॉरी दोस्तों, ये वर्क नहीं कर रहा है, इसकी वजह से थोड़ी समस्याएं हो रही हैं। तो जॉर्ज सीमेल, बी विकल्प क्या हो जाएगा, यहाँ पे सही हो जाएगा। और आज का ये लास्ट प्रश्न है दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट का, ब्यूरोक्रेसी एंड इनोवेशन एक पुस्तक है जो 1965 ईस्वी में आई थी। इस पुस्तक के लेखक कौन है ये पूछा हुआ है। मैक्स वेबर, आर के मर्टन, पीटर मेम्ब्लाउ या फिर विक्टर ए थॉमसन। तो यह पुस्तक जो है नई पुस्तक है दोस्तों, इसको नोट करके रख लीजिएगा, हो सकता है ये आने वाले प्रश्नों में पूछ लिया जाए। विक्टर ए थॉमसन की ये पुस्तक है। तो डी विकल्प क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों ये 30 प्रश्न इस प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर पूर्ण होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, दोस्तों के पास शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।